जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज फिजिक्स का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के ऑब्जेक्टिव सेक्शन की आज बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बारे में, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड आता है। 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे आज। मेरे प्यारे साथियों, मेरा YouTube चैनल नैन्सी स्टडी सेंटर है। आप इस पे डेली वीडियो को देखिएगा एंड लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। 9th क्लास 10th क्लास के लिए YouTube चैनल बनाई गई है। आपको इसको अच्छे से देखिएगा हम कितनी अच्छी तरीका से आप लोग को, कितनी आसान वे में आप लोग को आसानी से आसानी, जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को बता देते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। एग्जाम बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है ये पूछा जाता है। एग्जाम में 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क प्रैक्टिकल रहता है। जिकरा में बाबू 40 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है, 40 नंबर सब्जेक्टिव आता है। समझिएगा, ये 40 ऑब्जेक्टिव में 80 को ऑब्जेक्टिव देता है, जिकरा में 40 को चुन को बनाना रहता है। देखिए हम लोग किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आगे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लेते, उसके बाद पूरा मिला करके पढ़ेंगे। तो कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, हमारा आगे पढ़ना क्या है। जिस चैप्टर का नाम है, देखिए इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नाम है इस चैप्टर का। कहा जाता है, देखिए कि ऐसे कहा जाता है प्रश्न, यानी जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वही चुंबकीय क्षेत्र अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित कर लेता है। तो जिस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसे चुंबक कहा जाता है। यही के बारे में हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए देखिए, समझिए क्या है इसे। कहता है चुंबक कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन आकर्षित करता है? चुंबक। कैसे कैसे वस्तुओं को? तो लोहा को, निकेल को, कोबाल्ट की बनी वस्तुओं को, यानी ये सारी तत्व से मिलाकर जो वस्तुएं बनाई जाती है वो वस्तुएं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन आकर्षित करता है? तो चुंबक आकर्षित करता है। कौन आकर्षित करता है? चुंबक। चलिए प्यारे साथी, आगे है चुंबक के दोनों किनारों पर वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण अधिकतम होता है उसे ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। अब चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है उसे उत्तर ध्रुव, तथा जो ध्रुव दक्षिण की ओर हो जाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। यानी कहा कि चुंबक के दोनों किनारों पर, मान लिया जाए कि यह हमें चुंबक ले लिया, ठीक है, तो एक किनारा यहां हो गया और एक किनारा इधर हो गया, तो इस दोनों किनारों का नाम है ध्रुव। इसको भी नाम है ध्रुव, इसको भी नाम है ध्रुव। तो कहता है कि चुंबक का वह ध्रुव जो अपनी दिशा की ओर हो जाता है उसे उत्तर कहा जाता है। माने इस, मान लिया जाए कि साउथ ध्रुव है तो नॉर्थ, तो अपनी दिशा की ओर जो हो जाता है उसे उत्तर, तथा जो ध्रुव दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। मान लिया जाए कि इस रेखा से हम क्या करते हैं, दोनों ध्रुव को मिला देते हैं एक रेखा से, तो इसी को कहा जाता है चुंबकीय अक्ष। क्या कहा जाता है बाबू? चुंबकीय
अक्ष कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे है वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस सब को चुंबक जो है वह अपनी ओर आकर्षित करता है। किधर आकर्षित करता है? तो अपनी ओर। आगे क्या है हम लोग समझते हैं। आगे लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए कितना अच्छे से पॉइंट्स है। ये सब 2 नंबर का भी पूछा जाता है। कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र वह सारा क्षेत्र जहां तक किसी चुंबक का प्रभाव होता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। कहता है वह सारा क्षेत्र जहां तक किसी चुंबक का प्रभाव होता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि यह एक चुंबक है और यह चुंबक जहां तक किसी चुंबक का प्रभाव माने इसके चारों ओर अगर हम इसमें चालक लगाए हुए हैं तो एक चारों ओर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और वही कंपन को चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वही कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाई जाती है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं द्वारा दर्शाई जाती है। देखिए मान लिया जाए कि चुंबक है, यह नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो ये क्या होता है कि अगर इसको हम मिला दिए तो ये चुंबकीय अक्ष कहलाएगा। तो इधर से निकल करके इधर जा रही है, इधर से निकल करके इधर जा रही है। यानी बाहरी जो है बाहर में वह साउथ से निकल करके नॉर्थ की ओर जाती है। फिर मान लिया कि ऐसे निकल करके जा रही है इधर, ऐसे निकल करके इधर जा रही है। ये जो प्रदर्शित किए ये हम चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित किए। कुछ प्रदर्शित किए चुंबकीय क्षेत्र। एग्जाम में भी 2 मार्क्स पे पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें। चलिए कहता है चुंबकीय क्षेत्र एक सतत बंद वक्र का बनाती है। देखिए एक बंद वक्र बनाया था। मान लिया कि प्लस है और यह मान लिया जाए कि माइनस है तो इधर से ऐसे तो एक बंद वक्र का निर्माण करती है। ऐसे एक बंद वक्र का। लेकिन कभी भी चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को आपस में काटती नहीं। ऑब्जेक्टिव आता है कि बताइए 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कितने डिग्री कोण पर काटती है? तो नहीं काटती है। यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कहीं नहीं काटती है। यह होनी चाहिए आपको कि कहीं नहीं काटती है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए लिखा हुआ है कि ध्रुवों के समीप यह रेखाएं घनी होती है। ध्रुवों से दूरी बढ़ने पर उनका घनत्व क्या हो जाता है? घटता है। यानी क्या कहते हैं कि चुंबक के ध्रुव से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो उसका शक्ति कमजोर होते जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होता है ओकरा पर स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वह कौची कहेगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, डायरेक्शन को बताती है। कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कितनी डिग्री कोण पर काटती है। तो हमें बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। यदि वह एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचना संभव नहीं होता है। संभव नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी भी कट नहीं करती है। यहां तक के पॉइंट हम लोग समझे। आगे चलिए समझते हैं। आगे है अगर ऐसा होता तो अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को ऐसा अगर होता तो बोल रहा है कि अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए रेखाएं
होती जो ऐसा, दो रेखाएं होती जो ऐसा असंभव है। यानी कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता तो चुंबकीय क्षेत्र पर दो रेखाएं होती जो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। यही बात आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है। चलिए आगे देखिए, कहता है ए क्षेत्र रेखाओं को विकर्ण चुंबकीय क्षेत्र को प्रभाव प्रसरण होता है। मतलब कह रहे रेखाएं को, ए क्षेत्र रेखाएं को निकटतम, ए क्षेत्र रेखाएं को निकटतम चुंबकीय क्षेत्र को आपस में कभी भी एक दूसरे को माने काटती नहीं है। कौन नहीं काटती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आगे विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कहता है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कहता ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह खोज किया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक बात याद रखिएगा, ऑस्टेड नामक जो वैज्ञानिक था वह इस बात को बताया कि जब कोई चालक है, मान लिया चालक तार है, ये चालक तार है, चालक तार है, और चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसा बात कौन बताया था? तो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आगे है देखिए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है कि धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मिलती है। याद रखिएगा, कह रहा है कि धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मिलता है। याद रखिएगा किससे मिलता है? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मिलता है। देखिए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है? कहता है इस नियम के अनुसार यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, मान लिया जाए कि यह धारावाही चालक तार है और इसको क्या करते हैं हम, इस प्रकार से पकड़े हुए हैं, इस प्रकार से पकड़े हुए धारा मुट्ठी चालक तार से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा, ऐसे धरेंगे तो अंगूठा ऊपर कैसे होगा ना, तो अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा, याद रखिएगा अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तथा हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। याद रखिएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में कहता है कि दाएं हाथ से चालक तार को इस प्रकार पकड़ेंगे कि मान लिया चालक तार है तो एकरा में ये जो अंगूठा होगा ये अंगूठा धारा की दिशा बताएगा और बाकी सभी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सीधी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है जिनका केंद्र धारावाहिक तार पर होता है। सीधी तार जैसे सीधा तार है तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होती है। देखिए एकदम चुंबकीय क्षेत्र ऐसे मार्ग गोल कर लिए कि ना, तो वृत्ताकार जिसका केंद्र कहाँ होता है तो धारावाहिक तार पर, इसके तार पर इसका सेंटर पॉइंट होता है। किसमें? तो सीधी धारावाहिक चालिका तार में। कहता है परिनालिका देखिए क्या है, कहता है कि एक लंबे विद्युत रोधी पर चालक तार को सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाता है कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग परंतु साथ साथ हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका जिस पदार्थ पर लपेटी होती है उसे क्रोड कहा जाता है। देखिए मान लिया कि धातु का कोई क्या है, क्रोड, एकरा पर हम ऐसे ऐसे तार की फेरा लपेट दिए और ला करके वो सेल की सहायता से जोड़ दिए, यही हमको परिनालिका कहला जाता है। तो कह रहा है कि जब एक लंबे विद्युत रोधी पर विद्युत रोधी रहता है ओकरा पर चालक तार का सर्पिल लपेट देते हैं, सर्पिल तार लपेट देते हैं। इस प्रकार से लपेटा जाता है कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग परंतु साथ साथ हो। इन्हें एक दूसरे पर होगा, अलग अलग तार का फेरे होगा, ऐसे ऐसे तार का फेरा होगा परंतु साथ साथ हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था को, यानी मान लिया जाए कि ऐसे परिनालिका है तो ऐसे 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 ऐसे
इस प्रकार से हम लपेट सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम परिनालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिनालिका। अब परिनालिका जिस पदार्थ पर लपेटी होती है उसे क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड। कहता है आगे, परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। याद रखिएगा, परिनालिका कैसे व्यवहार करती है? तो क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। परिनालिका कैसे व्यवहार करती है? क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कौन व्यवहार करती है? परिनालिका। इसका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव हो जाता है। परिनालिका का एक सिरा किस ध्रुव होती है? उत्तर ध्रुव की ओर, और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा में लगभग नियत रहता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एवं परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा में लगभग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात बता रहा है आपको। आगे देखिए, विद्युत चुंबक है। कौन चुंबक है बाबू? विद्युत चुंबक। देखिए, कहता है कि यह नरम लोहे के, विद्युत चुंबक कहता है कि यह नरम लोहे के छड़ को एक परिनालिका में रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। कह रहा है कि एक नरम लोहे के छड़ को एक परिनालिका में रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। माने हमको जब मन करेगा तब ओकरा में चुंबक की मात्रा देंगे, नहीं मन करेगा तो चुंबक की मात्रा नहीं देंगे। किसमें? नरम लोहा। नरम लोहा को कौन बना रहता है? विद्युत चुंबक बना रहता है। नरम लोहा से कौन बना रहता है? विद्युत चुंबक बना रहता है। आगे कहता है, जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे नरम लोहा का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। और जब धारा के प्रवाह बंद कर दिया जाता है तब नरम लोहा अपना चुंबकत्व खो देता है। परिनालिका में इस प्रकार से रखे गए छड़ को क्रोड कहा जाता है। मतलब परिनालिका को क्रोड किसे कहा जाता है? तो जब परिनालिका के भीतर नरम लोहा का अगर क्रोड बनाया जाता है, फेरा पर लपेटा जाता है, तो उसमें विद्युत धारा देते हैं, तो वह नरम लोहा का क्रोड एकदम शक्तिशाली चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और जब विद्युत धारा नहीं देते हैं तो उसमें विद्युत धारा नहीं देने से ओकरा में क्या होता है कि चुंबक का गुण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्रोड कहते हैं। विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने में किस लोहा का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का व्यवहार किया जाता है। याद रखिएगा कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका व्यवहार किया जाता है? इस्पात का व्यवहार किया जाता है। किसका व्यवहार किया जाता है? इस्पात का। कौन चुंबक? अस्थायी चुंबक। नरम लोहा, विद्युत चुंबक। आगे है, विद्युत चुंबक की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। किसकी? तो विद्युत चुंबक की तीव्रता, पहला, परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ने से उसकी तीव्रता क्या होती है? बढ़ती है। कह रहा है कि परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ने से उनकी तीव्रता क्या होती है? बढ़ती है। किसमें? विद्युत चुंबक में। मैंने जितना फेरा लपटेंगे ना उतना वह शक्तिशाली चुंबक कहलाएगा। विद्युत धारा का परिमाण बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है। विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और हाली हाली काम करने लगता है। वही कह रहा है, यदि एक स्थिर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक को रखा जाता है तो उस चालक पर बल लगता है और उस पर लगने वाली बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। याद रखिएगा, कह रहा है कि जब यदि एक स्थिर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक को रखा जाता है तो उस चालक पर बल लगता है। क्या लगता है? बल। और उस बल पर लगने वाले बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या है, आगे समझिएगा। कहता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कि यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, दाएं और बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, देखिए बाएं हाथ की 3 अंगुलियां है ना, इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं, मतलब इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, मतलब बाएं हाथ की 3 अंगुलियां
तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। देखिए कहा है कि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, याद रखिएगा कि तर्जनी क्या बताती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तर्जनी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है। मध्यमा क्या बताता है, धारा की दिशा। तथा अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। कह रहा है कि अंगूठा क्या बताता है, तो धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है, तो कौन व्यक्त करता है, अंगूठा। क्या, धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा, किसमें, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में। चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्या होता है इससे। आगे देखिए, आगे क्या है, जब जब यहां से पता, यहां से देखा जाए, विद्युत चुंबकीय रेखाएं, जब किसी शक्ति यहां से देखा जाए, जब कुंडली के सापेक्ष चुंबक को स्थित रखकर कुंडली को चुंबक के निकट लाया जाता है, तब उस कहता है कि जब किसी शक्तिशाली चुंबक को चालक तार से बने कुंडली की ओर ले जाया जाता है, तो कुंडली के परिमाण में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कुंडली में क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे परिमाण में लगी गैल्वेनोमीटर, जिससे परिपथ में लगा गैल्वेनोमीटर की सुई को विक्षोभ द्वारा इंगित करती है। यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, देखा जाता है, जांच किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा। आगे कहता है, जब तक विद्युत चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति बनी रहती है, तब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। किसको, तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणी किस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है और अंगूठा गति की दिशा, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करती है। इसे हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। यहां से समझा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत जनित्र कहता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहता है, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। कह रहा है कि विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, विद्युत जनित्र द्वारा। कहता है, विद्युत जनित्र में लगातार एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। याद रखिएगा कि विद्युत जनित्र में क्या होती है, तो लगातार एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसे डायनेमो या दिष्ट धारा जनित्र कहा जाता है। उसे डायनेमो या डीसी जनरेटर कहा जाता है। किसको, तो जब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तब। जिस विद्युत जनित्र में प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है, तो इस जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। कहता है कि जिस विद्युत जनित्र में प्रत्येक आधे चक्र के बाद धारा की दिशा बदल जाती है, तो इसे जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का ग्राफ होता है ऐसे, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। और दिष्ट धारा का सीधा होता है, सरल रेखा। ये भी पूछा जाता है कि बताइए दिष्ट धारा का ग्राफ कैसा होता है, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कैसा होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ वक्र होता है, टेढ़ी मेढ़ी,
माने देखिए कुछ समय के बाद धारा यहाँ है तो कुछ समय के बाद धारा लो हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, हाई हो जाता है। लेकिन डीसी में धारा एक समान रूप से बहती है, जिसके कारण डीसी ज्यादा खतरनाक होता है। किस लिए? जब एसी को 220 वोल्ट पर यूज करते हैं और डीसी को भी 220 वोल्ट पर यूज करेंगे तो एसी से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है डीसी धारा। कहते हैं जिस विद्युत जनित्र में लगातार एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे डायनेमो या दिश धारा जनित्र कहा जाता है। जिस विद्युत जनित्र में प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है तो इस जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। दिष्ट धारा क्या है? कहता है दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। बोला ना, एक ही दिशा में। यह सेल तथा बैटरी द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा या दिष्ट धारा होता है। दिष्ट धारा किसके द्वारा? सेल के द्वारा या बैटरी द्वारा उत्पन्न की गई क्या होता है? धारा होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। कहता है एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है दिष्ट और प्रत्यावर्ती में, तो पॉइंट्स के अनुसार हम लिख सकते हैं। कहता है प्रत्यावर्ती धारा निश्चित काल एवं अंतराल के पश्चात उसका परिमाण एवं दिशा बदलती रहती है। मतलब एक समय के अनुसार धारा का दिशा और परिमाण क्या हो जाता है? बदल जाता है। किसमें? तो प्रत्यावर्ती धारा में। आगे कहता है हमारे देश में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है। इसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है। 100 बार 220 वोल्ट जो यूज करते हैं उसमें 100 बार वोल्टेज बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। कहता है इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। यानी हमारे देश में जो विद्युत का आपूर्ति किया जाता है 220 वोल्ट, उसका आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। इसे 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज कहा जाता है। यह इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन लाइन पावर। जिन तारों द्वारा इसकी आपूर्ति होती है उन्हें मेंस कहा जाता है। जिस तार द्वारा हम लोग इसको यूज किया जाते हैं 220 वोल्ट को, उसको हमको मेन तार कहते हैं, मेन तार कहते हैं। घरों में 2 पृथक परिपथ होते हैं, एक 15 एम्पियर विद्युत धारा का अनुपातन के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों जैसे गीजर, एयर कूलर, एयर कंडीशनर, रूम हीटर आदि के लिए किया जाता है। गीजर नहाने वाला, एयर कूलर जिसको कहते हैं, एयर कंडीशनर भी हो गया, रूम हीटर हो गया, आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पियर। ये सब जो मतलब है यानी गीजर चलाने के लिए, एयर कूलर चलाने के लिए, एयर कंडीशनर चलाने के लिए, रूम हीटर लगाते हैं जब, तो उस समय 15 एम्पियर का लगभग धारा हमको खपत होता है 1 सेकंड में। हाँ, कहता है दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पियर विद्युत धारा का अनुपातक के लिए होता है, जिससे हम बल्ब, पंखे आदि को चलाया जाता है। वह 5 एम्पियर की धारा लेता है। मैंने 5 एम्पियर की धारा से हमको चल सकता है, ज्यादा होगा तो उड़ा देगा उस। और फिर गीजर ये सब हो गया, इन्वर्टर हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब जो होता है इस सब को हमको 15 एम्पियर की विद्युत धारा चाहिए। प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण विद्युमय तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा कि जब प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण जो होता है वो विद्युमय लिवर वायर्स मतलब तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए स्विच हमेशा विद्युमय तार में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा स्विच हमेशा किस तार में जोड़ा जाता है? विद्युमय तार में जोड़ा जाता है। कौची? स्विच लगाया जाता है। अतिभारण देखिए क्या है, बोलता है विद्युत परिपथ में उपयोग में आने वाले तारों का चयन उनमें से प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण के महत्तम मान, धारा के परिमाण के क्या महत्तम मान जो होता है और महत्तम मान पर निर्भर करता है। यदि उपकरणों की कुल शक्ति हम इस स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है तो इस उपकरण को आवश्यकता से अधिक धारा खींचने से इसे क्या कहा जाता है? अति भारण। यानी कहता है कि जब किसी परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो उस कंडीशंस में हमको क्या कहा जाता है? अति भारण कहा जाता है। वो भी 2 नंबर के पूछा जाता है। लघु पठन भी 2 नंबर के पूछता है। कहता है विद्युत परिपथ में कभी कभी तारों के विद्युतरोधी परत के खराब या क्षतिग्रस्त हो जाने से वे आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर विद्युत परिपथ का प्रतिरोध लगभग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगता
है। यानी देखिएगा, यानी लघु पथन जब होगा तो परिपथ में जरूरत से ज्यादा धारा हो जाएगा और अति भारण में क्या हो जाती है, कम जाती है। इसे लघु पथन कहा जाता है। परिपथ में जहां पर लघु पथन होता है, जहां पे लघु पथन होता है वहां पर चिंगारी उत्पन्न होती है। कौन सी उत्पन्न होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसे आग भी लग सकती है। यानी पूछेगा कि हमारे घरों में किस कंडीशन में आग लग सकता है, तो लघु पथन के कंडीशंस में। कहता है विद्युत परिपथ की लघु पथन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? फ्यूज है। यानी हमको अति भारण लघु पथन होने से बचाव के लिए हम घरों में फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्यूज, ताकि आने वाला जो होता है तार, यानी आने वाला जो होता है, क्या होता है आने वाला जो करंट होता है, वो अगर हाई वोल्टेज में आएगा तो फ्यूज उड़ा देगा। इस प्रकार से बचाव के लिए फ्यूज सदैव विधुन्मय तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सेक्शन कराई, जिसमें आप बहुत अच्छी से वीडियो देखिएगा तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्लियरिटी हो जाएगी। इसके बाद आप इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।